या नाज़रीन, फैज़ान भट्ट, फ़याज़ भट्ट और रेहान भट्ट, सारा मामला हुआ क्या? मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट सरफराज खान साहब। सरफराज भाई, ये सारा मामला हुआ क्या? देखें औसाफ, 13 अगस्त की ये शाम है जब 3 दहशतगर्दों ने ये प्लानिंग की थी कि पुलिस एहलकारों पर लाहौर के अंदर जो है वो हमले करने हैं। पहला हमला जो है वो बादामी बाग के इलाके में जो है वो पुलिस एहलकारों के ऊपर किया गया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए। जिसके बाद ये तीनों दहशतगर्द जो है वो एक कलदम तंजीम के मरकज़ी दफ्तर के बाहर पहुँचे और वहाँ पर भी पुलिस एहलकारों को जो है वो अपना टारगेट किया, जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ। तीनों जो हमलावर हैं, जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने फ़रार होने की जो है वो कोशिश भी की और इन तीनों दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द जो है वो अलहदा से जो है वो रूपोश हो गया। बादामी बाग में इन्होंने 2 पुलिस वालों को शहीद किया। वहाँ पे हजवेरी शादी हॉल से इन्होंने रक्शे वाले को यरकमाल बनाया, फिर चौंक आए, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग की। उसके बाद इन्होंने LWMC की गाड़ी ली, आगे गए। क्या मामला हुआ? दहशतगर्दों ने जो है वो एक ऐसा मंसूबा बना रखा था जो कि पुलिस एहलकारों को जो है वो टारगेट करना चाहते थे। शाम के औकात के अंदर उन्होंने बहाने से जो है वो 2 पुलिस एहलकारों को अपने घर बुलाया और दोनों पुलिस एहलकारों को जो है वो फायरिंग करके शहीद कर दिया। जिसके बाद ये तीनों दहशतगर्द जो हैं ये यतीम खाना चौक पहुँचे और वहाँ पर भी इन्होंने पुलिस एहलकारों के ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ और 2-3 लोग जो हैं वो वहाँ पर ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो एक सरकारी गाड़ी लेकर वहाँ से फ़रार हो गए। इस दौरान जो मरकज़ी मास्टरमाइंड है तारिक, वो जो है वो इन दोनों दहशतगर्दों से जो है वो अलग हो गया और फ़रार हो गया। अच्छा, वो साथ नहीं था? वो कहा जा रहा है कि वो जो मुरीद के का इलाका, वहाँ तक ये तीनों इकट्ठे गए। मुरीद के इलाके तक जो हैं ये इकट्ठे थे। अच्छा। इसके बाद ये तीनों जो हैं वो अलग हो गए। तारिक जो है वो अलहदा से रूपोश हो गया, जो कि मरकज़ी मास्टरमाइंड जो है वो उसका तारिक दामाद था फ़याज़ भट्ट का। हाँ, तारिक जो है वो दामाद था उसका। और जो 2 बाप बेटा हैं वो रावी रियान के इलाके के अंदर एक घर के अंदर जो है वो छुप गए। लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर के ऊपर उन दोनों को ट्रेस किया और वहाँ पर जो है वो एक मुकाबला हुआ और उस मुकाबले के अंदर दोनों दहशतगर्द जो हैं, जो कि बाप बेटा थे, वो मारे गए। और तारिक के बारे में ये बताया जा रहा है कि तारिक जो है वो आज़ाद कश्मीर फ़रार हो चुका है और उसके लिए अभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो टीमें हैं वो इस वक्त जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। औसाफ, गुज़िश्ता रात जो है वो एक रेड किया गया जिसमें जो तारिक का मोबाइल फ़ोन नंबर है वो ट्रेस किया गया था और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है बड़ी उम्मीद थी कि ये नंबर जो है वो तारिक अपने इस्तेमाल में लेकर आ रहा है। लेकिन जब वहाँ पर रेड किया गया तो पता चला कि वो मोबाइल फ़ोन जो नंबर इस्तेमाल किया जा रहा था वो तारिक इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि उसका एक रिश्तेदार जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। फ़याज़ भट्ट के मोहल्ले दौरान है और कई जो नौजवानों से मेरी वहाँ पे बातचीत हुई, उनका कहना था कि फ़याज़ भट्ट का जो बेटा है और फैज़ान भट्ट का जो भाई है रेहान भट्ट, जो 16-17 साल जिसकी उम्र थी, वो पुलिस का मुखबर था। पिछले 2 साल में उसने लारी अड्डा, बादामी बाग, मिस्री शाह, शाद बाग, इन इलाकों में पुलिस को मुखबरियाँ करता था और पुलिस के साथ उसकी बड़ी लाइक थी और पुलिस को बड़ा एतमाद था उस पर। इसी वजह से रेहान भट्ट जो है मोहल्ले में कोई भी तल कलामी होती थी, कोई झगड़ा होता था तो अपनी AK-47 निकाल लेता था और बड़ा खौफ हरास था उसका इलाके में। और सबको पता था कि ये पुलिस का मुखबर है तो कोई उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं लेता था, ना पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो एक बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट्स आई हैं उसके मोहल्ले से। 101% दुरुस्त बात आपने की है। और साफ, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये पुलिस एहलकारों के साथ ज़रूर राब्ते में होते हैं। आपने देखा होगा कि रेहान की जो है वो मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो टिकटॉक वीडियोस भी मंजर आम के ऊपर आ गई हैं। ये उनके घर पे उनको बुलाता था, उनको खाने भी जो है वो खिलाता था और बाकी कभी कभार जो है वो थाने के अंदर भी जाता था। और एक दफ़ा जो है एक दफ़ा पकड़ा भी गया था, ठीक है, नाजायज़ असला रखने के केस के अंदर। और जब मरकज़ी मुलज़िम है तारिक, जो इस टाइम फ़रार है, वो भी जो है वो पकड़ा गया था। ये दोनों इकट्ठे जो है वो नाजायज़ असले के केस के अंदर गिरफ़्तार हुए थे। तारिक के ऊपर जो है वो गिरफ़्तारी डाल दी गई थी, जबकि रेहान को जो है वो छोड़ दिया गया था। और क्यों छोड़ा गया था? सिर्फ़ और सिर्फ उसके असर और रसूख की वजह से कि वो मुखबर था, पुलिस का मुखबर था और पुलिस का जो है वो मुखबर भी था। और अब जब ये तमाम वाक़या हो गया, जब ये चीज़ें सामने आ गईं, जब उसका मोबाइल फ़ोन डाटा जो है वो निकाला गया तो उसमें कई नाम जो हैं वो सामने आए हैं औसाफ। और अब तक
2 पुलिस एहलकारों को जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बाकायदा तौर पर जो है वो रेहान भट्ट के साथ राब्ते में थे और उनसे जो है वो तहकीकात की जा रही है। अच्छा, पुलिस के 2 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं? जी बिल्कुल, पुलिस के 2 बंदे जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनसे मुख्तलिफ इस केस के हवाले से जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं उनके ऊपर जो है वो तहकीकात की जा रही हैं कि क्या ये लोग जो हैं वो सिर्फ इन लोगों के साथ मुलव्वस थे या फिर इनका राब्ता जो है वो कालादम तंजीम के साथ भी था, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं इनका ताल्लुक जो था एक कालादम तंजीम के साथ था जिन्होंने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो ये कोशिश की जा रही है कि क्या ये पुलिस एहलकार जो हैं ये भी तो क्या उन पुलिस इस कालादम तंजीम के साथ राब्ते में तो नहीं थे। तो इस हवाले से जो है वो तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन एक तीर से जो है वो 2 शिकार किए गए हैं। एक तरफ जो है वो बदला पूरा कर लिया गया और दूसरी तरफ जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर ने जो वो चाहते थे वो उन्होंने कर दिया। और उस रात ये वाक़या किया गया जिस रात पूरी कौम हमारी जो है वो जश्न की तैयारियों के अंदर थी और उस वक़्त जो है ये दहशतगर्दाना हमला किया गया, पुलिस एहलकारों को जो है वो टारगेट किया गया और अब तक जो मरकज़ी मास्टरमाइंड है उसको अभी तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जा सका है। इस वक्त उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो आज़ाद कश्मीर जो है वो फ़रार हो गया है, उसकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। जिस तेज़ी के साथ आप मुल्ज़मान तक पहुँचे हैं और उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाया है, आपको ये एफ़र्ट तब कर लेनी चाहिए थी जिस वक्त रेहान भट्ट के ख़िलाफ़ सब इंस्पेक्टर अदील ने मुकदमा दर्ज कराया था। जी नाज़रीन, फयाज़ भट्ट, रेहान भट्ट, फैज़ान भट्ट, जो भी ये सारा मामला है लाहौर की सड़कों पर पुलिस एहलकारों की शहादत, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा साहब। सर, बड़ा ये मामला पेश आया लाहौर में, क्या पस पर्दा हकीकत? सबसे पहले तो बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है कि हमारे जवानों की शहादत हुई, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं फिर ये कहूँगा कि हमारी अपनी पुलिस के निज़ाम की कमज़ोरी है। अब वो कमज़ोरी क्या है कि फैज़ान भट्ट को जब एक पुलिस मुकाबले में मारा जाता है तो उसके बाद जो अब सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ इस वाक़े में, उसको धमकियां मिलती हैं इसके भाई की तरफ से और उसने बाकायदा एक मुकदमा 2024 में दर्ज कराया थाना शफीकाबाद में धमकियों का। उन दिनों ये अदील जो था ये तैनात है किला गुजर सिंह जनरल ड्यूटी पे। अच्छा। और इसके भाई रेहान भट्ट जो अब मारा जा चुका है, उसने बाकायदा ये धमकी दी थी कि तुमने मेरे भाई को मारा है तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब जब ये मुकदमा दर्ज होता है, अगर उस वक़्त ये कोशिश की जाती, अब इसमें देखें ना, मुकदमा में मदई महकमा पुलिस का अपना ही थानेदार है। अमूमी तौर पर आम जो लोग हैं उन्हें पुलिस से शिकायत होती है कि पहले तो शिकायत ये होती है जी बर वक्त मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता। दूसरी शिकायत होती है जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर कोई मुनासिब तफ्तीश नहीं होती या उस पर कार्रवाई उस अंदाज में नहीं की जाती। ये रोने धोने तो अब एक आम सी बात बन गई है। तो जब आपके अपने महकमे का मुद्दई है, अब आपका अपना थानेदार है और एक सेंसिटिव मामला है, अगर फैज़ान भट्ट को CTD उस दौर में थी जिनके साथ वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था, तो फैज़ान भट्ट इसका मतलब है कि एक दहशतगर्द था, एक क्रिमिनल था, ख़तरनाक था। अब जब उसका भाई धमकी दे रहा है तो इस चीज़ को सीरियस नोट में लेना चाहिए। फैज़ान भट्ट ने क्या किया? ठीक है, फैज़ान भट्ट ने भी पुलिस एहलकारों को शहीद किया था और इसका जो तल्लुक़ बताया जाता था वो एक कालादम तंजीम के साथ बताया जाता था। अच्छा। उसके साथ कुछ तल्लुक़ात बताए जाते थे। फिर फैज़ान भट्ट के जेल के अंदर मौजूद कुछ कालादम तंजीम के जो लोग थे जो दहशतगर्दी में गिरफ़्तार थे, उनके साथ भी रुआबतों की तस्दीक हुई थी कि ये उनके आलाकार के तौर पे काम करता है। तो फैज़ान भट्ट चूँकि खुद एक ख़तरनाक मुलजिम था, अब रेहान भट्ट जब अगर धमकी देता है, अगर उस वक़्त उसकी धमकियों को सीरियस लिया जाता और पुलिस क्विकली रिस्पॉन्स करती उस मुकदमे को, तो शायद आज ये मुलाजमीन शहीद ना होते। अच्छा, कहा जा रहा है कि गैर मुसद्दक़ का इत्तलात है कि रेहान भट्ट जो है वो पुलिस का मुखबिर था और वो अपने मोहल्ले में अक्सर व बेशतर असलहे की नुमाइश करता था, जिस पे पुलिस उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो मुखबिर था। अब उसमें सुन लें जी, रावी रोड में गिरफ़्तार किया जाता है इसको। 2026 ये मई के महीने में उसे गिरफ़्तार किया जाता है। उसमें उसके साथी तारिक को भी गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन रेहान भट्ट को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से हम नेगलिजेंसी का अंदाज़ा लगाएं ना कि अगर रेहान भट्ट के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज है, पुलिस को मतलूब है, लेकिन वो चूँकि वो 506 का जो एक मुकदमा होता है ना धमकियों वाला, उसको मेरा ख्याल नॉर्मल लेते हैं हमेशा ना कि
सादा धमकी हैं, उस मुकदमे में वो मतलूब है, रावी रोड थाने में वो पकड़ा जाता है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ उस मुकदमा में उसको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। उसके साथी को, जो तारिक नाम का एक लड़का था, उसके ख़िलाफ़ एक 13-20 पैंट का पर्चा असले का, नजायज़ असले का दिया जाता है, और रेहान भट्ट को तब भी कुछ नहीं कहा जाता। उनका टारगेट को खौफ और रास फैलाना नहीं था, उनका टारगेट तो था कि इनको मारना है, ठीक है। और उसमें पर्टिकुलर वो प्लानिंग में थे, उनकी पूरी इस हवाले से रैकी की होगी उन्होंने, और उनके पास पूरी मालूमात थी। अच्छा। जो वो बदामी बाग से लेकर तो उन्होंने यतीम खाने चौक तक का सफ़र किया। अच्छा। अब ये जो एरिया है इंतहाई कंजस्टेड एरिया है, आपको पता है, रश बहुत ज़्यादा इस एरिया में होता है, और वो वेपन लेके जो फुटेजेस आई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि राइफलें उनके पास जदीद किस्म की हैं, तो वो लेके पहुँचे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी अदारों पर भी एक सवालिया निशान है कि फिर लाहौर की सिक्योरिटी इस हवाले से उस अंदाज में मौसर नहीं है कि इतना हैवी असला वो सरेआम लेकर कैरी करते रहे। जिस तेज़ी के साथ आप मुल्ज़मान तक पहुँचे हैं और उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाया है, आपको ये एफ़र्ट तब कर लेनी चाहिए थी जिस वक़्त रेहान भट्ट के ख़िलाफ़ सब इंस्पेक्टर अदील ने मुकदमा दर्ज कराया था धमकी। बिल्कुल ठीक है। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि रवायती जो सुस्त रवि है पुलिस की हमेशा से होती है